पिछले वीडियो में हमने देखा कि एनिमल का बिहेवियर क्योंकि वातावरण के प्रति दिया जाने वाला रिस्पॉन्स होता है, चाहे वो इननेट बिहेवियर हो चाहे एक्वायर्ड बिहेवियर हो, दोनों ही एक्सटर्नल या एनवायरनमेंट के प्रति दिया गया रिस्पॉन्स है। हमने ये भी देखा कि एक इननेट बिहेवियर और एक होता है एक्वायर्ड बिहेवियर। इन दोनों के अंदर भी एक प्रकार का इंटर रिलेशंस है। चूंकि इननेट बिहेवियर जन्मजात है, एक्वायर्ड बिहेवियर जन्म के बाद ग्रहण करता है जंतु। ट्रायल एंड एरर या गलती करना और सीखने के आधार पर बना हुआ व्यवहार है। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसे एक्वायर्ड बिहेवियर्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यदि चलते जाए तो एक प्रकार से इननेट बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक्वायर्ड बिहेवियर है। एक्वायर्ड बिहेवियर चूंकि अडेप्टेशंस या इन्वायरमेंट में चेंज होने के कारण कोई भी जंतु अडेप्टेशन या अनुकूलन शो करता है, अडेप्टिव रेडिएशन शो करता है, जिसके कारण से जंतु में देखें आप स्लाइड में जैसे कि अडेप्टेशंस होगा। और यदि अडेप्टेशंस है तो उसके अंदर बहुत से प्रकार की विशेषताएं देखी जाएगी, उसमें चेंज आएगा और अडेप्टेशन धीरे धीरे आइसोलेशन में चेंज हो जाएगा और आइसोलेशन से एक नई प्रकार की जाति का विकास हो। चूंकि एक नया व्यवहार यदि कालांतर में कहीं पीढ़ियों तक, कई वर्षों के बाद इस प्रकार का व्यवहार एक अडेप्टिव रेडिएशंस में कन्वर्ट होके एक इननेट बिहेवियर को शो करता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रिया है और इननेट बिहेवियर बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये सब कुछ जीन्स में चेंज होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चेंजेज होगा जिसके कारण से इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाए। कुछ साइंटिस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है इथोलॉजी के लिए। उसमें एक साइंटिस्ट है हमारे पास में, चार्ल्स डार्विन। चूंकि डार्विन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले थे, डार्विन ने डार्विन वेलेस थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी भी दी। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने इथोलॉजी में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कोरेंस की बात करें, मॉडर्न इथोलॉजी के नाम से इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है किंग्स ऑफ सोलोमन्स रिंग्स और मैन मेड्स डॉग्स ऑन एग्रेशंस। एक वैज्ञानिक हमारे पास में जॉर्ज रामेनिस, जो डार्विन के साथी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम था एनिमल्स इंटेलिजेंस। ध्यान रखिएगा कि किंग्स ऑफ सोलोमन्स रिंग कॉर्नार्ड की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी समय से पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है और बहुत से एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, किंग्स ऑफ सोलोमन्स रिंग्स। दूसरे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हमारे पास में निकोटिन बर्जन, हॉलैंड के रहने वाले थे। एनिमल इथोलॉजी पे इन्होंने भी बहुत काम किया। इनकी पुस्तक का नाम एनिमल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ एंड स्ट्रिक्ट बिहेवियर, द एनिमल एंड इट्स वर्ड्स, सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स नाम की पुस्तकें लिखी। इन्हें भी इनके साथ कोवर्क के रूप में जाना जाता है। कार्ल वॉन फ्रिस, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्होंने बी लैंग्वेज पे काम किया। बी लैंग्वेज या मधुमक्खी जो होती है हनी बीज, उसकी लैंग्वेज, वो एक छत्ते में आकर बाहर से आई हुई कोई श्रमिक मक्खी किस प्रकार से दूसरी मक्खियों को कम्युनिकेट करती है या अपना संचरण देती है, कितनी लोकेशन पे, कितनी दूरी पे, कितने एल्टीट्यूड और कितनी हाइट पे, इस प्रकार से मैसेज देती है। सिंपल डांस के द्वारा या वेगल डांस के द्वारा। इनकी वेगल डांस थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिससे ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज एन एनिमल बिहेवियर। इस पे काम किया था कार्ल वॉन फ्रिस ने। इन्होंने, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसलिए तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हो गए हमारे पास में, निकोटिन बर्जन, कार्ल वॉन फ्रिस और कार्ल लॉरेंस। अब हम बात करते हैं इनेट बिहेवियर या जन्मजात व्यवहार, क्योंकि हमने दो टाइप के बिहेवियर पढ़ा है। एक हमारे पास में जन्मजात है और दूसरा जन्म के बाद ही अर्जित प्रकार का व्यवहार है। कंसेप्ट ऑफ एफएफई, फिक्स एक्शन पैटर्न, ये इथोलॉजी का पहला कंसेप्ट है जो ये बताता है कि स्थायी प्रकार का एक्टिविटी, कंसेप्ट ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न, यानी कोई भी जाति या जाति विशिष्ट जन्मजात गुण के आधार पर कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटी शो करता है जो दूसरे पाए का एनिमल्स उसमें शो नहीं कर सकता।
इट्स स्पीशीज स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। ये एक प्रकार का जाति विशिष्ट स्टीरियोटाइप और इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। स्पीशीज स्पेसिफिक इसलिए चूंकि स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब जाति विशिष्ट है, वो व्यवहार किसी अन्य प्रकार के जाति के सदस्यों के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। स्टीरियोटाइप का मतलब यह है कि ऐसा व्यवहार और व्यवहार के अंदर जो बिहेवियर या पैटर्न शो किया जाता है वो पैटर्न इस प्रकार से होता है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। मान लीजिए कोई कार्डशिप बिहेवियर है एनिमल के अंदर, सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर या लैंगिक आकर्षण के समय कुछ जंतुओं के द्वारा, बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स और दूसरे प्रकार के एनिमल्स के द्वारा विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है, उसमें एक लयबद्ध तरीका होता है, क्रमबद्ध तरीका होता है। तो इस प्रकार जो व्यवहार होता है एक निश्चित फेज के अंदर निश्चित पैटर्न से होगा, इसलिए इस प्रकार के बिहेवियर को हम स्टीरियोटाइप बिहेवियर भी कहते हैं। ये इंस्टिंक्टिव है क्योंकि जन्मजात है, जीन से कंट्रोल होता है। अब इस फिक्स एक्शन पैटर्न की और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे इनका उद्गम जटिल होता है। ये बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप के इसलिए हैं क्योंकि इनकी कोई भी जो एक्टिविटी है वो कॉम्प्लेक्स ही होगी। दूसरा इसको क्योंकि जेनेटिकल कंट्रोल है इसलिए कोई दूसरा इस प्रक्रिया को नहीं समझ सकता। ऐसे बिहेवियर जो होते हैं उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, मान लीजिए मेघ गर्जना हो रही है और मोर नाचता है या चिड़िया डांस करती है, तो एक प्रकार का इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जिसका हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार के लगा सकते हैं जैसे बादल आए हैं तो अभी जो चिड़िया है वो रेत में खेलेगी, ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। मोर नाचेगा, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। कहने का मतलब इनका हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या होगा। ये अत्यधिक सटीक होते हैं और कृत्यों की निश्चित श्रृंखला के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मैंने बताया स्टीरियोटाइप के अंदर चूंकि पर्टिकुलर सिक्वेंशियल होते हैं और विशेष प्रकार से एक ही प्रक्रिया के माध्यम से शो करते हैं। जाति विशिष्ट है, व्यवहारों की अभिव्यक्ति पर अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये ऐसे बिहेवियर है जो सीखे हुए हैं, बाद में कोई चेंजेस नहीं है। अब उस एनिमल्स को कई, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि सपोज कीजिए यदि बया एनिमल है और उसका घोंसला बनाना है और दो चिड़ियाओं को हमने किसी एक जगह पर पाल के दो जगह पर चेंज कर दिया। मान लीजिए हमने एक चिड़िया को राजस्थान के डेजर्ट पार्ट के अंदर अडेप्ट किया है और दूसरी चिड़िया को हमने मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी पचमढ़ी हिल्स में मान लीजिए वहां पर हमने अडेप्ट कर दिया। लेकिन उन दोनों चिड़ियाओं को बड़ी होने के बाद में यदि उनमें नेस्ट बिल्डिंग होती है या घोंसले का निर्माण करते हैं तो घोंसले के निर्माण की प्रक्रिया दोनों ही जगह पर एक जैसी होगी, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का कोई पूर्वानुभास नहीं किया है या कोई ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं हुआ है। यानी देश काल का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि ये कंट्रोल होता है जेनेटिक बिहेवियर के माध्यम से। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बिहेवियर प्रारंभिक रूप से उद्दीपन पर आश्रित होते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इस प्रकार का बिहेवियर है व्यवहार एक स्टिमुलस के बेस पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा अगले वीडियो के अंदर वो होगा साइन ऑफ स्टिमुलस। ये FAP या फिक्स एक्शन पैटर्न हमेशा किसी विशेष प्रकार के स्टिमुलस पे डिपेंड करेंगे। यानी वो स्टिमुलस या उद्दीपन मिलेगा तो अपने आप ही FAP की प्रक्रिया हो जाएगी। मान लीजिए कि यदि चिड़िया डांस कर रही है तो चिड़िया डांस कर रही है तो एक विशेष प्रकार की ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर होगा, बादलों का अपीयरेंस होगा। ये एक प्रकार के स्टिमुलस है, एक प्रकार के उद्दीपन है जो कि उस जंतु की फिक्स एक्शन पैटर्न्स को करने के लिए जरूरी है। इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इस प्रकार के व्यवहार प्रारंभिक रूप से किसी विशिष्ट प्रकार के उद्दीपन पर डिपेंड होते हैं। किसी विशिष्ट स्टिमुलस या उद्दीपन दिए जाने के बाद ही ये प्रक्रिया में शो करता है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास में स्पाइडर वेब मैपिंग, मकड़ियों के अंदर जाल बनाने की प्रक्रिया। हजारों तरह की मकड़ियां हैं हमारे पास में। उस स्पाइडर वेब में चूंकि अलग अलग प्रकार का पैटर्न है, अलग प्रकार की
जैसे मान लीजिए एक मकड़ी का जाल है, तो ये एक मकड़ी इस टाइप का यदि जाल बनाती है तो इस टाइप का ही जाल बनाएगी, वो जेनेटिक बिहेवियर। दूसरी मकड़ी होगी, उसका पैटर्न बहुत अलग टाइप से होगा, इसलिए क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो जीन से कंट्रोल होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा हमारे पास में वीवर बर्ड या टेलर बर्ड बया घोंसला जो है हमारे पास में है, वो बहुत ही अलग अलग टाइप का घोंसला हो सकता है, उसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। देखें हम यहाँ पर कौन सी चिड़िया किस टाइप का घोंसला बनाती है, कोई यदि पत्तों को जोड़ के बनाती है, कोई पत्तों के साथ बना देती है, कुछ ऐसी है जो लटकन वाले बनाती है। ये सबका इनका अपना अलग अलग पैटर्न है, यानी अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो होगा। किसी का मुंह ऊपर होगा, किसी का मुंह नीचे लटका हुआ होगा, कोई ऐसी होगी जो दो पत्तों को जोड़ के बनाएगी। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो दूसरों के अंदर नहीं देखा जाता है। जैसे पिकॉक मेटिंग डांस, ये एक विशेष प्रकार का डांस है, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर का एग्जाम्पल है। नेस्ट बिल्डिंग या मधुमक्खी के द्वारा विभिन्न प्रकार का घोंसला बनाया जाना और एक सटीक सटीक आकार, सटीक साइज, सटीक डायमेंशंस, इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो इसके अंदर ही देखी जाती है। इनके कुछ और भी उदाहरण है हमारे पास में जो फिक्स एक्शन पैटर्न्स को शो करते हैं, जैसे गिलेरी के भोजन का व्यवहार। क्योंकि गिलेरी हर किसी का एक फिक्स पैटर्न है, खाने का तरीका है, उसे दिया जाता है और नट सेल्स यदि दिए जाए तो वो उसी प्रकार से व्यवहार शो करती है एक बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट इसमें अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, इस व्यवहार को वापस लेंगे। जैसे गिलेरी के भोजन का व्यवहार, विभिन्न प्रकार के जितने भी पक्षी है और कीटों के पंख फड़फड़ाने की जो स्टाइल है या प्रक्रिया है, क्रियाविधि, वो भी एक एफएपी है। मकड़ी के जाल का विशिष्ट बनना मैं पहले ही बता चुका हूँ। टेलर बर्ड का घोंसला बनाना, मोर का नृत्य करना, बच्चों में मुस्कुराना, ये एक नेचुरल बिहेवियर है, जेनेटिक कंट्रोल्स है और ऑटोमेटिक होता है। वो किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा जब इन्वायरमेंट में आए तो जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा अपने आप बच्चा मुस्कुराता है, घुटनों के बल चलता है, ये उसके जीन्स के द्वारा होने वाला बिहेवियर है। जैसे बिल्ली की विशेष प्रकार की आवाज होती है, म्याऊ म्याऊ करना, बिल्ली की पूंछ का लगातार हिलते रहना। यदि चूहा कहीं बैठा है और बिल्ली पास में बैठी है तो उसकी जो टैल है वो हमेशा एक रोलिंग करती रहेगी, ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है जो ऑटोमेटिक आता है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। यदि दो बिल्लियों को अलग अलग पाला जाए एक्सपेरिमेंटर के तौर पे और एक बिल्ली को कभी चूहे खाने के लिए नहीं दिया जाए, दूसरी को वाइल्ड कंडीशन में छोड़ दिया जाए, जंगली कंडीशन में, तो चूहा मारना सीख जाती है। उसकी भी पूंछ वैसे ही घूमेगी। और जिसने कभी चूहे नहीं मारे हैं उसको भी यदि बाहर फील्ड में छोड़ दिया जाए और उसे चूहा दिखाई दे तो उसकी पूंछ की जो रोलिंग है वो सेम उसी प्रकार की होगी। इसलिए इस प्रकार के बिहेवियर को हम क्या कहेंगे, इननेट बिहेवियर कहते हैं। पक्षी का गाना, ये सब इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर के एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास में इसके विशिष्ट लक्षण क्या हो गए, जैसे ये कंसिस्टेंसी है, ये एक विशिष्ट प्रकार का एक्शन करता है, स्थिरता होती है, रूढ़िवादिता होती है, स्टीरियोटाइप है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रे लेग गूज में अंडों को अपने घोंसलों की तरफ लाना। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर से ये दिखाई देगा कि ग्रे लेग गूज जो है वो एनिमल एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जैसे मान लो एनी बिलीवर का ये भी एक पार्ट है, क्योंकि उनके गुर्राना या प्रक्रिया करना है, वो एक प्रकार की कंडीशंस में देखा जाएगा। जैसे इस एनिमल के अंदर फिक्स एक्शन पैटर्न में ग्रे लेग गूज के अंडे चूंकि छितरे टाइप के अंडे होते हैं और अंडा यदि किसी कंडीशंस में बाहर निकल जाए तो उसका उस बर्ड्स के या नौस घोंसले के अंदर लाने की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित तयबद्ध तरीके से होती है। इसलिए ये एक प्रकार का फिक्स एक्शंस पैटर्न है। जैसे गिलेरी को पीनट खाने के लिए दिया जाए, पीनट मतलब मूंगफली खाने के लिए दी जाए, और चूंकि उसकी एक इनहेट बिहेवियर होता है, कुछ खाती है और कुछ खाने के बाद वो उसको बचाने का काम करती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोर करना चाहती है। यदि किसी गिलहरी को जो कि
किसी हार्ड कोट के अंदर या ऐसा कोई कमरा है जिसके अंदर उसकी जो नीचे वाली कवरिंग है वो हार्ड है और उसको यदि गिलहरी को पीनट खाने को दिया जाए तो कुछ समय बाद कुछ खाएगी, उसके बाद उसमें से कुछ बिल बना के यानी बिल खोद के या बिल बनाकर उसमें उसको दबाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि इस कार्य में वो सक्षम नहीं हो या नहीं हो पाए, फिर भी वो अपनी इनसाइट जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है वो उसको दिखाने की कोशिश करती है। ये उसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर अपने आप ही उसमें शो होता है। ये रेजिस्टेंट टू फाइलोजेनेटिक चेंजेस है। ये विभिन्न प्रकार के बहुत लंबे प्रयास के बावजूद भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास में है कि शॉर्ट टेल्ड मंकी। हम जानते हैं कि जो छोटी पूंछ वाले जंतु है उनका विकास लंबी पूंछ वाले जंतुओं से होता है, लंबे पूंछ वाली जंतुओं से होता है। तो उससे ये पता चलता है कि जैसे लंबी पूंछ वाले जंतु है, वो जो पूंछ वाले जंतु वो सारे के सारे छोटी पूंछ वाले जंतु लंबे पूंछ वाले जंतुओं से बने, या लंबी पूंछ वाले बंदर छोटी छोटी पूंछ वाले बंदर लंबी पूंछ वालों से बने। और लंबी पूंछ वाले बंदर चूंकि पूंछ को एक फिफ्थ लेग के रूप में यूज करते रहते हैं और जब हम उसको देखते हैं तो वो एक मुड़ी हुई अवस्था में होती है, और चूंकि वो बैलेंसिंग का काम भी करती है, धीरे धीरे कालांतर में ये पूंछ छोटी होती गई और उसका वर्क भी घट गया। उसके बावजूद भी जो छोटी पूंछ के जो बंदर है उसके अंदर उसका पूंछ का मुड़ना और हिलना डुलना लंबी पूंछ के समान ही होता है। ये भी उनका एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके अंदर कि नीड साइन स्टिमुलर्स फॉर द रिफ्लेक्सेस या रिलीजेस। लास्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कंडीशंस है कि किसी फिक्स एक्शन पैटर्न को पूरा करने के लिए किसी विशेष प्रकार के उद्दीपन की आवश्यकता होगी। यानी नियत क्रिया प्रतिमानों की विशेषता यह है कि ये सरल विशिष्ट उद्दीपन यानी सिंपल स्पेसिफिक स्टिमुलस से प्रारंभ होते हैं, जिसे कि हम साइन स्टिमुलस कहते हैं। साइन स्टिमुलस के बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।